स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से हम भारत के विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर जाकर के आप सभी को भारतीय संस्कृति की वास्तविक झलक से ही नहीं परिचित कराते, बल्कि आप सभी के परीक्षा उपयोगी संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से हम कंप्लीट कराते हैं। तो भारत दर्शन के इस अंक में मैं आप सभी को भारतीय संस्कृति के मंदिर स्थापत्य को बहुत गहराई से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज इस पूरे अंक के माध्यम से आप सभी न सिर्फ व्यवहारिक दृष्टिकोण से खजुराहो स्मारक समूह को समझेंगे, बल्कि मंदिर स्थापत्य की उन बारीकियों को भी जान पाएंगे जो प्राचीन इतिहास में हमारे जो शिल्पकार थे उनके द्वारा विकसित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत उत्तर भारत में नागर कला शैली का जन्म हुआ, जो कि चंदेल शासक, सोलंकी शासक और कलिंग सम्राट के द्वारा विकसित किया गया। ये 3 स्वरूपों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद चोल शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में द्रविड़ समूह के मंदिर स्थापत्य का स्थापत्य किया गया। तो आज के इस पूरे भारत दर्शन के अंक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मंदिर स्थापत्य में नागर कला शैली क्या है, बेसर कला शैली क्या है और द्रविड़ कला शैली क्या है। सिर्फ हम नागर, बेसर और द्रविड़ ही नहीं समझेंगे, बल्कि पल्लव राजवंश के जुड़े हुए शासकों के द्वारा जिस तरीके से पल्लव कला संस्कृति का जन्म किया गया, जिस तरीके से वास्तुकला के स्थापत्य के अंतर्गत पल्लव मंदिर समूहों का जन्म दिया गया, उसके बारे में भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मंदिर स्थापत्य का उद्भव जो गुप्त काल से लेकर के आज वर्तमान तक अद्यतन है, इसको भी हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम भारत की सबसे बड़ी सामाजिक संस्कृति की साइट में खड़े हैं, खजुराहो स्मारक समूह में। मेरे सामने चारों तरफ, जिसको मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाला हूँ, मंदिर समूहों का एक विशाल प्रांगण है, जिस प्रांगण में हमारी संस्कृति की वो छटा मौजूद है जिसको आप सभी को वास्तविक धरातल पर देखना चाहिए। लेकिन आज समग्र भारत और विश्व के सभी जो भी आज़ाद आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय संस्कृति की वो अनुपम छटा और वो व्यवहारिक ज्ञान आप सभी को दिलाऊंगा, जिसके बारे में आप सभी अपनी परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री को तो जानेंगे ही, साथ ही आपको अपनी संस्कृति से लगाव और गर्व और भी बढ़ जाएगा। तो आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस अंक में आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं आप मेरे साथ। तो चलिए, एक लंबा सफर मेरे साथ, एक लंबी यात्रा आपके कल्चर की प्रारंभ होगी। और आज आप मंदिर स्थापत्य में नागर कला शैली का जो पूरा स्वरूप है, जो स्थापत्य है, किस तरीके से एक विशाल आपके सामने एक पाषाण स्थापत्य को बलुआ पत्थरों से किस तरीके से तराशा गया है, उकेरा गया है, कैसे इनमें जीवंत किया गया है, कैसे इनमें प्राण भरे गए हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से पंचायतन शैली में हमारे मंदिर स्थापत्य को विकसित किया गया है, और वर्तमान प्रांगण में आप देखें तो ऐसा भव्य स्वरूप आपको देखने को ही मिलेगा। आज हम कंदरिया महादेव के उस विशाल प्रांगण को भी आप देखेंगे, जहां पर नागर कला शैली का वास्तविक स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। जिस तरीके से नागर कला शैली में मंदिर का अद्भुत देखने को मिलता है, एक शिखर नुमा आकृति देखने को मिलती है, एक पर्वतीय संरचना देखने को मिलती है, उसको भी वास्तविक धरातल पर आप देख पाएंगे। तो आज हमारे साथ इस साइट में एक विशेष सदस्य भी रहेंगे, जो कि इस साइट के बारे में पिछले कई दशकों से इन कहानियों को सुना रहे हैं, इन पत्थरों की जीवंत प्रतिमा को सुना रहे हैं। तो हमारे साथ प्रेम नारायण जी रहेंगे, जो आप सभी को इस मंदिर स्थापत्य की पूरी संरचना को समझाने का प्रयास करेंगे। और प्रेम नारायण जी ने दशकों से ये गाथा गाई है, तो निश्चित तौर पे इनके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरे माध्यम से मंदिर स्थापत्य कला एवं संस्कृति के एक विशाल टॉपिक को आप सभी को हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक व्यापक यात्रा प्रारंभ करिए। शायद ये चीज़ आपको, आप जब स्वयं आएंगे तब इस प्रांगण पे आपको पुनः प्रेम जी मिलेंगे, और निश्चित तौर पे आपको ये वास्तव में वो ज्ञान देने जा रहे हैं जो आप घर बैठे पा पाएंगे। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहत मंच पे। हमारे साथ सिविल सेवा से जुड़े हुए आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले विभिन्न छात्रों के साथ बहुत सारे अभिभावक हैं, देश के विभिन्न हमारे नागरिक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति की जो व्यापकता है, हमारी संस्कृति में जो जीवंतता है, निरंतरता है, जो हमारा अपने देश के प्रति लगाव को बढ़ाता है, बल्कि हमें गौरवान्वित करता है कि किस तरीके से आज से हजारों वर्ष पहले कैसे शिल्पकार रहे होंगे, जिनके मन में बिना किसी
तरीके की कोई भी, ना तो उनके पास स्केल था, ना तो कोई वर्तनी थी, सिर्फ और सिर्फ तराशने की कला थी और पद्धति थी। उससे उन्होंने विशाल अद्भुत इमारतों का निर्माण किया है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इस प्रांगण को चारों तरफ से दिखाएं और इसके अद्भुत को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिर है। वास्तव में बहुत हरा भरा प्रांगण है और आकर के एक सुकून सा महसूस होता है। आप सभी कभी भी आइए खजुराहो की इस जीवंत प्रतिमा को जरूर देखिए। तो आज मैं प्रेम नारायण जी को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमें इसके बारे में बताएं और आपके माध्यम से आज पूरा देश सुनेगा। जानने का हम प्रयास करेंगे कि खजुराहो में ऐसी क्या है जो पूरे भारत को इसकी तरफ खींचती चली जाती है, कैसे हमारे भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बिंदु सा बन गया है। तो खजुराहो के मंदिर स्थापत्य को आप किस तरीके से उद्घाटित करते हैं, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए सर, ये खजुराहो के जो मंदिर हैं, ये सारे मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं जी। और इन मंदिरों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है जी, ये बलुआ पत्थर है। छात्रों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हमारे देश में हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त होता है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद देश में राजपूत काल भारत के विभिन्न हिस्से, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। उनमें से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, खासकर महोबा, कलिंजर, छतरपुर, खजुराहो, ये क्षेत्र चंदेल वासकों के शासकों के अंतर्गत आता है, जो कि 12वीं 13वीं शताब्दी में अपने चरम उत्कर्ष में थे। और इसी दौरान महमूद गजनवी का भी भारत में आक्रमण हुआ था। जी 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 तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर बने हैं जी, ये सैंडस्टोन है और बलुआ पत्थर के बने हुए हाँ, हैं। बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। और ये बलुआ पत्थर केन नदी के पास से लाए गए हैं, जो करीब यहाँ से जो पॉइंट है करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्म, वहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी एडी में जी वहाँ पर इन पीसेस को छेनी हथौड़े से तैयार किया गया। जी, और ये बने बनाए रेडीमेड पीसेस यहाँ पर लाए गए थे बैलगाड़ियों से, हाथियों से। यही ट्रांसपोर्ट था उस समय। हाँ। और फिर यहाँ पर इनकी खाली असेंबलिंग हुई थी बॉटम के पास। तो ये आप देख सकते हैं कि उस समय के जो हमारे शिल्पकार थे, वो कितने बड़ी प्रतिभा के धनी रहे होंगे कि उन्होंने इन पत्थरों को तराशा कहीं और पर, और यहाँ पर एक एक पत्थर को असेंबल्ड किया। यानी कि मुझे जहाँ तक ये प्रतीत होता है कि हम एक एक पत्थर को निकाल भी सकते हैं और फिर से असेंबल्ड कर सकते हैं, है ना। यानी कि एक तरीके से इनको ब्रेकेट नुमा संरचना में इनको जोड़ा गया है। इसमें जी। किसी तरीके के सीमेंट और उस तरीके की नहीं। चीज़ों का प्रयोग सीमेंट उस समय था ही था नहीं। ही नहीं। जी तो देखिए, पत्थर को मेल और फीमेल सिस्टम, जिसे इंटरलॉक सिस्टम कहते हैं जी कि, या टीन एंड जॉइंट्स इस तरीके से कह लीजिए, एक पत्थर में छेद कर दी, उसकी नॉक इंसर्ट करा दी। जी तो इस युक्ति से अगर परफेक्ट मेजरमेंट मान लीजिए नहीं है, जी थोड़ा प्ले होता है, तो फिर आयरन हुक लगा दिया। आयरन था उस समय। जी जी, बिल्कुल था। तो ये आयरन हुक और पत्थर का ही इनमें इस्तेमाल हुआ है। और बॉटम टू टॉप ये असेंबल हुए हैं जी कैबिन। जी और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये नागर शैली की मंदिर है। जी और नागर शैली की देखिए विशेषता ये होती है, इसमें बहुत सारे वर्टिकल पार्ट भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट भी होते हैं। लेकिन अगर बाह्य आकार से हमें पता करना है कि ये नागर शैली का मंदिर है, तो हम मंदिर को जब देखते हैं तो इसमें बहुत सारे हॉल्स हमें दिखाई देते हैं और उनके ऊपर शिखर बने होते हैं। जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ से जो भी पहला हॉल जिसे अर्ध मंडप बोलते हैं, उसके ऊपर एक शिखर होते हैं। और फिर जब और अंदर जाते हैं, दूसरा हॉल जिसे मंडप बोलते हैं, उसके ऊपर जो शिखर थोड़ा बड़ा होता है। जी फिर और आगे प्रवेश करेंगे तो एक महामंडप आता है, उसके ऊपर भी शिखर होगा, वो उससे भी बड़ा होगा। जी और लास्ट में गर्भगृह के लिए सबसे बड़ा हो जाता है। जी तो इसका आकार जब हम साइड से देखते हैं तो ऐसे स्टेयर की तरह ये नजर आता है। जी, एक शिखर नुमा, पर्वत नुमा। जी, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये मंदिर है। और आप देखिए पहले हॉल था वो उस साइड अर्ध मंडप है पहला हॉल, उसके ऊपर शिखर है, वो डैमेज हो गया है। ठीक है। और दूसरे हॉल पे थोड़ा बड़ा टावर है, जी ये महामंडप के लिए और बड़ा है। जी इसके ऊपर देखिए गर्भगृह के लिए सबसे बड़ा है। जी, तो ये नागर शैली होती है। आप इस मंदिर को देखिए, ये सारी मंदिर नागर शैली के। वो मंदिर भी देखिए, आप अगर दिखा सकते हैं अपने कैमरे पर तो दिखाइए। सामने जो है आप देख पा रहे हैं, एक कंदरिया महादेव का मंदिर है। अभी थोड़ा सा पेड़ों से आपको ढका हुआ दिख रहा होगा। अब मैं आपको आसान भाषा में कंदरिया महादेव मंदिर तो आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा, लेकिन इस मंदिर पे सर ने जो आपको बताया, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आप जो सबसे ऊंची संरचना को देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर ध्वज
लगा होता है। ध्वज के तौर पे, एक प्रतीक चिन्ह के तौर पे हम झंडे का प्रयोग करते हैं, और ऊपर एक गुम्बदाकार आकृति होती है जिसको हम कलश कहते हैं, है ना। तो नागर कला शैली में जो हमारा शिखर है, जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊंचाई पर है, उसके शीर्ष में ध्वज होता है और गुम्बदाकार आकृति कलश के रूप में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कलश के नीचे जो एक आपका चक्रानुमा आकृति होती है, इसको हम ग्रीवा कहते हैं। मंदिर में, मंदिर स्थापत्य में आपको ये चीज़ें जो है मैंने क्लासेस में भी पढ़ाई है और यहाँ पर आप साक्षात देख सकते हैं। तो कलश के नीचे जो आकृति होती है ग्रीवा होती है, और ग्रीवा के बाद इस मंदिर के शिखर में चारों तरफ जो है शिखरों का एक स्वरूप बनाया जाता है। उन्हें उर्व श्रृंग के तौर पे हम जानते हैं, इनको उर्व श्रृंग ही कहा जाता है ना। इसके बाद बीच में उर्व श्रृंग और अर्ध मंडप के बीच में एक अंतराल होता है जिसे हम अंतराल के तौर पे कहते हैं। और अंतराल वो जगह होती है, वो गैलरी होती है जो गर्भगृह के जाने का रास्ता होता है। जी बाह्य आकार से भी हम समझ सकते हैं सर। जी देखिए जहाँ पर ये एम्बलम बना हुआ है, ऊपर एक व्यक्ति तलवार लेकर के शेर से लड़ रहा है, जी जी ये अंतराल के ठीक ऊपर जी एम्बलम वो है। जी तो ये गर्भगृह हुआ जी और उसकी महामंडप का पार्ट, इन दोनों के बीच की जगह यही अंतराल कहलाती है। जी इसके ठीक ऊपर एम्बलम बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो ये भाग अंतराल है। जी। और अंतराल के बाद महामंडप, महामंडप है। महामंडप के बाद अर्धमंडप। अब नहीं सर, मंडप उसके बाद, महामंडप के बाद मंडप आएगा, जी। और फिर सबसे आगे की तरफ जो रहता है वो अर्ध मंडप होता है या मुख मंडप उसको। इसमें सर कपोत भी, कहीं पे कपोत भी आकृति देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो हमारे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जैसे ये कपोत आकृति इसको कहा जाता है, या फिर यहाँ पे ये जंगा है, आपकी जगती वाला क्षेत्र है जो प्लेटफॉर्म आपका नीचे का है। तो मंदिर में जी जी, मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए यदि हम वर्टिकल पार्ट का मतलब बात करें, जी तो उसमें सबसे पहले जगती होती है। जगती देखिए, ये हाई प्लेटफॉर्म को जगती बोलते हैं। जी। चारों तरफ ये मंदिर एक जगती पर बना एक हुआ है। मंच पे बना हुआ है, एक मंच पर बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है जिसको हम जगती कहते हैं। जगती बोलते हैं। ठीक है। जगती के ऊपर सर अगर हम और ऊपर की तरफ चले जाएं, जी तो करीब उसके प्लेटफॉर्म से करीब 6-7 फीट हाइट का भाग, जी उसको हम अधिष्ठान बोलते हैं। जी जो अधिष्ठान, मंदिर के बिल्कुल चारों तरफ जाता है। जी जी अधिष्ठान के ऊपर तो जहाँ पर ये मूर्तियाँ आप लोग देख रहे हैं, देखिए जी ये बनी हुई है, इस भाग को जंघा बोलते हैं। जी जी जंगा जंघा भाग पर जी ये मूर्तियाँ बनी बनी हुई हुई है। जी और जंघा से ऊपर फिर शिखर आ जाता है। देखिए ये शिखर बनी हुई है, जी और शिखर के ऊपर ये जो फाइनल एक लॉक लगा हुआ है, कीस्ट और ये आमला कहा जाता है। जी आमलक कहा जाता हाँ है। जी हाँ, ये लॉक है, अगर वो हटा देंगे तो सारे पार्ट्स आप अलग कर सकते जी हैं। ये देखिए जैसे कि अर्धमंडल जब बन रहा होगा तो वो की स्टोन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इसे हटाएंगे अर्धमंडल अलग हो जाएगा। जब हम मंडप की तरफ आते हैं, वहाँ भी की स्टोन या आमलक है, उसे हटाएंगे, ये मंडप सेपरेट हो जाएगा, ये बजल की तरह बनते हैं। इसी तरीके से हम इस ब्लॉक को हटाएंगे, आमलक को, जी वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बने हुए हैं। तो जंघा के बाद शिखर भाग देख रहे हैं आप, ये शिखर आप नजर आ रहा है। शिखर के ऊपर जी आमलक या की स्टोन उसको बोलते हैं, इस एरिया में उसको आमलक ही बोलते हैं जी सर। इसका जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। और हाँ, आमलक के ऊपर सर कलश होता है, जी सेक्रेड वाटर पॉट, जी और उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है कोकोनट या पीच कलर, जी जो डैमेज हो गई। तो जैसे कि ये महामंडप पर देखो, उसमें आपको कोकोनट दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी में यानी डैमेज है, क्योंकि ये मंदिर करीब 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। कुछ डैमेज हुआ, व्यक्ति ने डैमेज किया, कुछ तो प्रकृति ने डैमेज किया, कुछ जाने जाने सफाई में डैमेज हुआ। तो इस तरीके से ये वर्टिकल पार्ट इन मंदिरों में पाई जाती है नागर शैली की। तो जैसा कि नागर कला शैली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मंदिर का एक ग्रामर है, एक ग्रामर के थ्रू ही मंदिर को बनाया गया है। मंदिर में जो सर्वोच्च क्षेत्र है उसको शिखर कहते हैं, और यही चीज़ द्रविड़ कला शैली में हम विमान के तौर पे जानते हैं, वहाँ पे उसे विमान कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सर पंचायतन शैली के बारे में कहते हैं कि नागर कला शैली के जो खजुराहो स्मारक समूह है, ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। बिल्कुल तो पंचायतन के बारे में हम आपसे जानते हैं। देखिए, यदि हम किसी खजुराहो के मंदिरों की यदि हम बाह्य आकार की बात करते हैं, तो ये मंदिर नागर शैली के हैं। और सर किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली का भी उपयोग हुआ है। जी जैसे कि यदि आप लोग यहाँ पर आ जाए तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जी अ, अ,
बीच का एक मंदिर बना है जी। और इसके हर कॉर्नर पर एक एक मंदिर बना है। इस तरीके से 5 मंदिरों का यानी चबूतरे पर 4 गौड़ मंदिर और एक मुख्य मंदिर बनाया गया है। जी। यही पंचायतन की मुख्य विशेषता है। जी। तो ये लगभग जो इस खजुराहो स्मारक समूह है, सभी मंदिरों में यही विशेषता देखने को मिलती देखिए है। सभी मंदिरों में ये जरूरी नहीं है। इस मंदिर में पंचायतन शैली का इस्तेमाल हुआ है। जी। कंदारिया महादेवा में भी पंचायतन शैली की थी, जो आजकल हमको सब्सिडी टेम्पल्स वहाँ देखने को नहीं मिलते क्योंकि जी। ये डैमेज हो गए हैं मंदिर। जी। और और ये विश्वनाथ मंदिर जो उस साइड में है, ये जी। पेड़ों के पीछे है, उसमें भी पंचायतन शैली का ही उपयोग है। बाकी के मंदिर पंचायतन शैली के नहीं, जी। जी। और उनमें पंचायतन शैली का उपयोग नहीं हुआ है। जी। और यदि सर हम इन मंदिरों के आंतरिक भाग की बात करें तो खजुराहो में 2 प्रकार के मंदिर हैं। जी। एक मंदिर के अंदर जाकर के आप परिक्रमा कर सकते हैं गर्भगृह के चारों तरफ। जी। इस प्रकार के मंदिर को सांधार मंदिर कहते हैं। जी। एक मंदिर ऐसा भी होता है जिसके मंदिर अंदर आप जाएं और परिक्रमा ना कर पाए क्योंकि गैलरी है ही नहीं, प्रदक्षिणा पथ है ही नहीं, जी। तो वो निरंधार शैली है। तो यदि हम इस मंदिर के आंतरिक भाग की बात करें तो इसके अंदर प्रदक्षिणा पथ है। जी। तो ये नागर शैली का सांधार मंदिर है। बिल्कुल। इसी तरीके से कंधारिया महादेवा मंदिर भी जी। नागर शैली का सांधार मंदिर, अर्थात अंदर उसमें भी परिक्रमा है। जी। जी। और यदि हम मान लीजिए उसकी बात करें, उसके बाजू में एक जगदम्बा मंदिर बना हुआ है, जी। वो नागर शैली का निरंधार मंदिर, अर्थात अंदर परिक्रमा नहीं। जी। जी। एक और उस कॉर्नर पर बना हुआ है चित्रगुप्त मंदिर, वो भी नागर शैली का निरंधार मंदिर। जी। इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं बाह्य आकार के अनुसार और आंतरिक भाग के अनुसार। जी। तो ईश्वरीय आस्था के तौर पे देखें तो लगभग ये हिंदू और जैन मंदिर खजुराहो स्थापत्य समूह पे हम देखते हैं, तो इसमें भगवान शिव ही है या फिर अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान है? देखिए इन मंदिरों में गर्भगृह में तो कोई ना एक मेन आइडल है जिनको वो राजा जिन्होंने ये बनवाया जी। उनको मानते थे। जैसे ये वाला मंदिर लक्ष्मण मंदिर इसका नाम है। जी। और लक्ष्मण वर्मन एक राजा थे, उनको बाद में यशोवर्मन कहा गया, उनका निक नेम था लक्ष्मण वर्मन। तो इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर हो गया। जी। वो भगवान विष्णु को मानते थे, जी। तो उनका आइडल सैंटम था, जी। विष्णु जी की वैकुंठ रूप में प्रतिमा। जी। तो मंदिर के अंदर तो एक आइडल है जिनको वो राजा मानते थे। उसके चारों तरफ हमारे मंदिर में तीनों लोगों का चित्रण रहता है। जी। खजुराहो के मंदिर सभी मंदिरों में आप देखेंगे बिल्कुल। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जी। पाताल। जी। और इनको आप बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कोई भी इमेज जो 4 हाथों या ज़्यादा हाथों वाला होगा वो स्वर्गलोक को रिप्रेजेंट करता है। जी। अगर 4 या ज़्यादा हाथों वाला इमेज यदि मेल इमेज होगा तो आप देवता बोलिए, फीमेल इमेज होगा देवी बोलिए, कौन से देवी देवता होंगे आपको संबंधित क्लू मिल जाएंगे। जी। बहुत ईजी इनको रिकॉग्नाइज करना है। जी। फिर पाताल लोक का भी यहाँ पर चित्रण एक देवी कोबरा के साथ आप देखेंगे जिसे नागा गॉडेस या नाग कन्या कहते हैं। वो पाताल लोक को रिप्रेजेंट करती है। तो स्वर्ग लोक पाताल लोक का रिप्रेजेंटेशन रिलीजियस बुक्स के आधार पर। जी। फिर आता है मृत्यु लोक जहाँ पर हम लोग हैं, हम लोगों के 2 हाथ हैं। 2 हाथों वाला चित्रण यहाँ पर वास्तव है। जी। उस जमाने में चंदेल काल में हम जो भी वस्त्र पहनते थे, जिस भी ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे, वो यहाँ पर उसी तरीके से इमेजेस बन रहे थे। और क्या क्या होता था हमारी सोसाइटी में, जैसे शिव जी की पूजा होती थी उसका चित्रण है, या कहीं शिकार हो रहे हैं उसका चित्रण है, कहीं पर रेसलिंग हो रही होती थी उनको भी दिखाया गया है, लड़ाइयाँ होती थी उनकी भी दृश्य है, नायिकाएँ विभिन्न मूड्स में देखी जाती थी चारों तरफ, जैसे कि पत्र लिखते हुए बाहर निकलते हुए। तो सोसाइटी का चित्रण मॉडल वर्ड के माध्यम से इन मंदिरों में आते हैं। मंदिरों की वास्तुकला के अंतर्गत किस तरीके से भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ हुआ, गुप्त काल में किस तरीके से वास्तुकला के मंदिर स्वरूप का प्रारंभ हुआ, इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे मंदिर के भव्य नज़ारे को देखेंगे। मैं चारों तरफ से आपको इस प्रांगण को दिखाऊंगा और साथ ही इस प्रांगण को दिखाने के साथ साथ आपको मंदिर स्थापत्य के प्रारंभ से लेकर के 5 चरणों को बताऊंगा कि प्रारंभ में मंदिर कैसे बनते थे और फिर कालांतर में मंदिर का स्वरूप क्या बनता चला गया। इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद इस पूरे मंदिर प्रांगण के माध्यम से आपको नागर कला शैली के उन सभी पक्षों को समझाऊंगा
बाद में हम द्रविड़ कला शैली को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और जब कभी मुझे अवसर मिलेगा कि मैं दक्षिण भारत जा करके आपको या तो मीनाक्षी मंदिर है या तो अन्य बहुत सारे मंदिर हैं जो कि द्रविड़ स्थापत्य को दिखाते हैं, उनके माध्यम से आपको विशाल गोपुरम और विशाल विमान के माध्यम से उस मंदिर की भी विशेषता बताऊंगा। तो आज आप सभी को उत्साहित होना चाहिए। आज आप सभी को कुछ सीखने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर को आप सभी देखिए। इस पूरे प्रांगण का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, राजा विद्याधर द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कैसे भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ हुआ। तो आप इस प्रांगण को देखिए, मैं आपको चारों तरफ से पहले इस प्रांगण को दिखाऊंगा। तो वर्गाकार ग्रह गर्भ जो ये प्रारंभ होते हैं मंदिरों के, जिनमें बीच में देवता रहते हैं, इस मंदिर में इसका प्रारंभ जो होता है, द्वार मंडपों का प्रारंभ होता है, गुप्त काल में ही प्रारंभ हो जाता है। मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव के प्रारंभिक चरण में पहले जो मंदिर बनते थे वो सपाट छत वाले बनते थे। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये मंदिर में एक भव्यता दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार के शिखर दिखाई दे रहे हैं, मंडप, अर्धमंडप और महामंडप दिखाई दे रहा है, बीच में अंतराल हमें दिखाई दे रहा है। ये स्वरूप मंदिरों का नहीं हुआ करता था। प्रारंभिक चरण के गुप्त काल में जब मंदिर प्रारंभ हुए थे, 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एडी पर, 6वीं और शताब्दी एडी पर, तब मंदिर जो होते थे वो सपाट छत वाले होते थे, सिर्फ सिंपल सपाट छत होती थी। मंदिरों का आकार वर्गाकार हुआ करता था। मंदिरों में कम ऊंचाई के मंच होते थे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जिसपे मंदिर बना हुआ है, इसको जगती कहते हैं, है ना। पहले जो मंदिर बनते थे प्रारंभिक चरण में, उनका गुप्त काल के दौरान उनकी जगती बहुत छोटी होती थी। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दशावतार मंदिर भी दिखाऊंगा, जो कि देवगढ़ में है, जो कि प्रारंभिक चरण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो विकसित अवस्था है नागर कला शैली की, एक भव्यता है इस मंदिर में। इसके बाद जो है, जो दूसरे चरण पर, जैसे कि आपका सांची में एक निर्मित मंदिर है, ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरे चरण में जो मंदिर बने गुप्त काल में, उनमें भी यही विशेषताएं थी जो मैंने आपको प्रारंभिक चरण में बताया। लेकिन वहां पर मंच धीरे धीरे ऊंचे किए जाने लगे, जगती ऊंची की जाने लगी, और मंदिर जो है 2 मंजिला बनाए जाने लगे। धीरे धीरे उनको 2 मंजिला बनाया जाने लगा। मंदिरों के गर्भगृह को ढका जाने लगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश में एक नचना कुठार एक जगह है, तो नचना कुठार में पार्वती जी का मंदिर है, और पार्वती जी का जो मंदिर है वो मंदिर जो है आपका दूसरे चरण में बनाया गया था। इसके बाद तीसरे चरण में एक मंदिर आपका बनाया गया है। तीसरे चरण का जो मंदिर है, इसमें शिखरों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी शिखर गुप्त काल में ही धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तौर पे, अचानक ये मंदिर आपको नहीं बन गया। अचानक से इस मंदिर में इतने शिखर आप देख रहे हैं, ये भव्यता देख रहे हैं, ये स्वरूप नहीं दिखाई दिया। तीसरे चरण में धीरे धीरे शिखरों का उदय होता है, जो कि अलंकृत नहीं होते शिखर। ठीक है, शिखरों में अलंकरण नहीं होता, ये अलंकरण एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। तो तृतीय चरण में शिखरों का उदय हो जाता है, जो कि बहुत कम ऊंचाई के थे, और इसके बाद लगभग वर्गाकार थे, और पंचायतन शैली का आरंभ हो जाता है। देखिए, पंचायतन शैली मंदिर की वो शैली है जिसमें एक प्रमुख देवता होते हैं और उसके चारों तरफ जो है 4 गौड़ देवता होते हैं। ठीक है, पंचायतन शैली में मैं आपको अभी आगे हम लोग दिखाएंगे भी, आप लोग देखोगे भी। लक्ष्मण मंदिर पे या ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है, लेकिन इसमें जो 4 गौड़ देवता हैं, 2 तो अभी बचे हैं, बाकी विनिष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हम लक्ष्मण मंदिर पे इसको हम डिटेल से देखेंगे। वहाँ पे 4 प्रमुख गौड़ देवता हैं और बीच में जो है मुख्य देवता का मंदिर है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि गुप्त काल में ही पंचायतन शैली का भी विकास हो जाता है, कि मंदिर के एक मुख्य देवता और 4 प्रमुख देवताओं के रूप में हम इनको देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर में ही भू विन्यास क्रूस का भी आकार प्रारंभ हो जाता है, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बाद जो है चतुर्थ चरण आता है। चतुर्थ चरण में धीरे धीरे मंदिर का जो मुख्य मंदिर होता है, ये आयताकार होना प्रारंभ हो जाता है। पहले वर्गाकार रहता है, फिर आयताकार हो जाता है। जैसे आप इस मंदिर को भी देख रहे हैं, तो ये भी आयताकार मंदिर के तौर पे ही हम देखेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में एक 13 मंदिर बना हुआ है, तो गुप्त काल में ही कई चरणों में मंदिर बने, और पंचम चरण में मंदिर जो है धीरे धीरे आयताकार किनारों की जगह वृत्ताकार हो गए, और वृत्त के आकार में गोलाकार भी रूप मंदिर लेना प्रारंभ कर लेते हैं, जैसे राजगीर का मठियार मठ है। तो इस तरीके से गुप्त काल में क्रमिक प्रक्रिया चलती है मंदिरों के एवोल्यूशन की। ठीक है, लेकिन मंदिर वास्तुकला की जो एक 10वीं शताब्दी में उड़ीसा वाले क्षेत्र में हमारे जो कालिंग सम्राट थे,
चंदेल क्षेत्र में, ये जो आपका खजुराहो का क्षेत्र है, छतरपुर का क्षेत्र है, महोबा का क्षेत्र है, कलिंजर का क्षेत्र है, ये खजुराहो क्षेत्र में चंदेल शासकों के द्वारा और गुजरात वाले क्षेत्र में सोलंकी शासकों के द्वारा नागर कला शैली का उद्भव किया जाता है, जिसका एक अपना विशेष व्याकरण है। क्या विशेष व्याकरण है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मंदिर स्थापत्य की आप सिर्फ 3 शैलियों को देखते हैं। आपको द्रविड़ पता है, नागर पता है और बेसर पता है, लेकिन मंदिर स्थापत्य की अन्य शैलियां भी होती है। जैसे पल्लव शासक थे, तो पल्लव शासकों के द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई प्रथा देखने को मिली, रथास देखने को मिले। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर शैली देखने को मिलती है, होयसल शैली देखने को मिलती है, पाल शासकों के समय में पाल और सेन शैली देखने को मिलती है। तो हिंदू मंदिरों में मुख्य तौर पे कई चीजें देखने को मिलती है। जैसे आप गर्भगृह को भी देखते हैं, गर्भगृह के बाद मंडप देखते हैं, शिखर देखते हैं, वाहन देखते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको, ये आपके सामने एक भव्य मंदिर है, मैं नागर कला शैली के इसमें आपको महत्वपूर्ण अवयव बताऊंगा जो इस मंदिर को आपको जानने चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका है, ये जो सबसे विशाल शिखर आप देख रहे हैं, इसका जो शीर्ष पॉइंट है अब तो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां पर जो ध्वज लगती है ना, हर मंदिर की एक विशेषता है उत्तर भारत के कि मंदिर के शीर्ष में ध्वज ही होता है। ध्वज के नीचे जो गोलाकार गुंबदाकार आप कलश नुमा आकृति देख रहे हैं, उसको कलश कहते हैं, शायद आप देख पा रहे हैं। और उसके जस्ट नी में एक चक्राकार आकृति देख रहे हैं, इसको आमलक कहा जाता है। ये आमलक शिखर को एक तरीके से बांध के रखता है, हुक लगा के रखता है। आमलक को एक तरीके से आप ये समझिए, आप मंडप और अर्ध मंडप भी देख रहे हो। यहाँ पे आप एक पर्वतीय आकृति देख रहे होंगे, पर्वताकार आकृति जो है धीरे धीरे मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप और फिर शिखर के रूप में देख रहे होंगे। और शिखर भी अलंकृत छोटे छोटे कई शिखरों से मिलकर के बना हुआ है, जिन्हें हम उर श्रृंग कहा जाता है, उर श्रृंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर ध्वज होता है, उसके नीचे कलश होता है, कलश के बाद आमलक होता है, आमलक के बाद आप क्रम से देखेंगे कि यहाँ पर ये चार प्रमुख आकृतियां हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख आकृति ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है महामंडप है। क्या है ये? महामंडप है। ठीक है, महामंडप के बाद आप ये जो आकृति देख रहे हैं, ये आपका मंडप है। और इसके बाद ये जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, ये आपका अर्ध मंडप है। ठीक है, तो कहीं पर मंडप भी नहीं मिलता है ना, मंडप, अर्ध मंडप, है ना, महामंडप कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, ये पूर्ण रूप में एक आपका नागर कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे ये बना हुआ है, इसको हम जगती कहते हैं। और जगती के ऊपर का जो क्षेत्र है, इसको अधिष्ठान कहा जाता है। अधिष्ठान नीचे का प्लेटफॉर्म वाला क्षेत्र है ना, जो ये पूरा बना हुआ है। इसके बाद जो नीचे जहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे विभिन्न देवी देवताओं की, अप्सराओं की मूर्तियां बनी हुई है, इसको जंगा कहा जाता है, मंदिर की जंगा वाला क्षेत्र कहा जाता है। और आप एक देख रहे होंगे, शिखर और महामंडप के बीच में एक जगह है, एक गैप है, इसको अंतराल कहा जाता है। ये चीज आप देखेंगे जब महामंडप और गर्भगृह के बीच में, क्योंकि शिखर के नीचे गर्भगृह होते हैं जिसमें देवता का निवास होता है। ठीक है, तो जो महामंडप होता है और शिखर होता है, उसके बीच में एक अंतराल होता है, या कह सकते हैं कि महामंडप से गर्भगृह तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, जो गलियारा होता है, उसको हम अंतराल कहते हैं, है ना। तो मुख्य तौर पे एक यहाँ पे एक वास्तविक उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं जो नागर कला शैली में बने हुए हैं, कुछ इसी रूप में देखने को पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक नागर कला शैली की विशेषता है। और हम जब द्रविड़ कला शैली की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीजें हमारी बदल जाती हैं। ठीक है, तो वास्तुकला में नागर कला शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग में मंदिर स्थापत्य में प्रारंभ हुई। अब मैं आपको मंदिर के आंतरिक हिस्से में ले चलूंगा, आप मंदिर की भव्यता को देखिए और लगातार चलते हैं मंदिर के आंतरिक हिस्से से, मंदिर को नजदीक से देखते हैं और इसकी विषय वस्तु को समझते हुए चले जाते हैं। तो मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी भारत में गुप्त साम्राज्य में वास्तुकला का स्वरूप जो देखा गया वो नागर कला शैली के तौर पे देखा गया। और मंदिरों में पंचायतन शैली का स्वरूप भी यहाँ पर देखने को पाया जाता है। मुख्य देवता के सामने सभा कक्ष होता था जिसे मंडप कहा जाता था, और गर्भगृह जो होता था उसके सामने जो अर्ध मंडप होता था उसमें गंगा और यमुना की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाता था ताकि पवित्रता का सूचक हो। तो जब अभी हम अर्ध मंडप से प्रवेश करेंगे तो अर्ध मंडप से प्रवेश करते हुए जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको मंदिर के आंतरिक भाग ले जाऊंगा और वहां से मंदिर को आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक चीज समझिएगा, ये जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उत्तर भारत में, यहाँ पर कोई जलाशय और टैंक नहीं बनाया जाता था। ठीक है,
दक्षिण भारत के मंदिरों में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पर मंदिर के अंदर एक विशाल जलाशय और टैंक भी बनाया जाता था, जो कि शुचिता का प्रतीक होता था। और मोहनजोदड़ो में भी विशाल स्नानागार पाया गया था। तो हमारी जैसे हमारी संस्कृति को कहते हैं ना कि अक्षुण्ण नहीं हुई, कभी समाप्त नहीं हुई, तो विविध रंग वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। विशाल स्नानागार भी उसी पवित्रता का सूचक था कि जब हम अपने अधिष्ठान, अपने देवता के पास जाते हैं तो अपने आप को शुचितापूर्ण बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक तौर पे जो है तोरण द्वार पर जो है मृग तो मगर की आकृति के साथ साथ तोरण द्वार को बनाया गया है, जो कि शुचिता का प्रतीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है मंदिर में जो है जो नागर कला के शैली के मंदिर होते थे उनको 3 उप शैलियों में बांटते हैं। सबसे पहली उप शैली है उड़ीसा शैली है। और उड़ीसा शैली के मंदिर जो होते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहाँ पर जो नक्काशी है बहुत बारीक मात्रा में देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही महीन मात्रा में नक्काशी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे जो शिखर होता है, जैसे इसमें जो शिखर देख रहे हैं, सबसे ऊंचा आप देख रहे हैं, वहाँ पर उड़ीसा के मंदिरों में नागर शैली में उनको रेखा देउल कहा जाता है। यहाँ हम इसे शिखर कहते हैं, वहाँ रेखा देउल कहा जाता है। और मंडप को जगमोहन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे महामंडप, अर्धमंडप और मंडप का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मंडप को जगमोहन कहते हैं। उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं, और उड़ीसा शैली में मंदिर जो है द्रविड़ शैली के समान परकोटे होते हैं, यानी 4 दीवारी होती है। यहाँ पे मंदिरों के पास 4 दीवारी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उड़ीसा के टेम्पल पे जाएंगे, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे सूर्य मंदिर कोणार्क का हो, वहाँ पे 4 दीवारी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं उड़ीसा शैली के मंदिर की, यानी कि मंडप को जगमोहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। और जो शिखर होता है उसको रेखा देउल कहा जाता है। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा कहते हैं, और साथ में जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सब उड़ीसा मंदिर के महान वो है। तो चलिए अब अंदर से देखते हैं मंदिर को। ठीक है, साथ ही खजुराहो शैली की बात करते हैं। खजुराहो में चूंकि खड़े हैं तो एक बार खजुराहो शैली का भी मैं आपको बताता हूँ। ये मध्य भारत में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, और मंदिर के बाहरी और भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में इसमें भी बारीक नक्काशी करवाई गई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नगारा शैली में बनाई गई है, जो कि कामुक नक्काशियों से है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक अनुष्ठान को भी दिखाया गया है, एक शुचिता और पवित्रता को भी दिखाया गया है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी दिखाया गया है यहाँ पर, कि हमारे जीवन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक स्वरूप को दिखाया गया है और तंत्रवाद के माध्यम से इसके महत्व को बताया गया है। ठीक है, तो इन नक्काशियों से मूर्तियों की कामुक शैली को दिखाया गया है। वास्तुओं की रचना कामसूत्र से प्रेरित है, और ये जितने भी मंदिर हैं बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इन मंदिरों में 3 कक्ष होते हैं। एक तो अंदर गर्भगृह है आपका, बीच में मंडप है। मंडप आपको पता है, मैंने 3 भागों में बताया, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप। और इसके बाद मंदिरों में गर्भ तक जाने के लिए जो गलियारा होता है उसे अंतराल कहते हैं, ये भी आपको बताया। चलिए, इसके चारों तरफ आप लोग जो इसमें बहुत सारे उकेरी गई आकृतियाँ हैं उनको तो हम आगे अभी लक्ष्मण मंदिर पे बहुत डिटेल से देखेंगे। मैं यहाँ पे केवल आपको मंदिर बताऊँगा। ये मंदिर भी पंचायतन शैली पे बना था। पंचायतन शैली मंदिर, मंदिर के चारों तरफ गौड़ मंदिर है और मुख्य मंदिर आपका बीच में है। ये अब क्षतिग्रस्त हो गया है समय के साथ साथ, तो ज़्यादातर यहाँ पे कई मंदिर हैं पंचायतन शैली, हम लक्ष्मण मंदिर पे ज़्यादा स्पष्ट तौर पे देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है सोलंकी शैली है, इसको मरु गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में सोलंकी शासकों के संरक्षण में इस शैली का विकास हुआ था। और इस के मंदिर की दीवारें जो थी नक्काशी रहित थी। गर्भगृह के अंदर और बाहर दोनों तरफ मंदिरों से जुड़ा हुआ था। बरामदे सजावटी और धनुषाकार द्वार होते थे, जिन्हें तोरण द्वार कहता था। ठीक है, और बावड़ी भी पाई जाती थी, सूर्यकुंड भी पाया जाता था, जो कि सोलंकी शैली के मंदिर थे। तो इस तरीके से 3 प्रमुख नागर शैलियाँ हैं आपकी। एक तो उड़ीसा के टेम्पल हो गए, है ना, उड़ीसा के टेम्पल हो गए, और गुजरात के टेम्पल हो गए जिन्हें सोलंकी शासकों के द्वारा, उड़ीसा के कलिंग सम्राट के शासकों के द्वारा, और खजुराहो के जो आप देख रहे हैं ये आपके बनाए गए किनके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, इसके बाद आगे जैसे उड़ीसा में सोलंकी शासकों का मोढेरा का सूर्य मंदिर है आपका। ठीक है, गुजरात में भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में पल्लव शैली देखने को मिलती है, और पल्लव शैली के बाद द्रविड़ शैली चोल शासकों के द्वारा देखने को मिलती है। तो पल्लव शैली में जो भी हम देखते हैं स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य देखते हैं, आप इस मंदिर के भव्य नज़ारे का आनंद लीजिए। तो पल्लव शासकों के द्वारा जो देखने को मिलती है, वहाँ पर एक शासक थे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन।
तो महेंद्र वर्मन के देख रेख में पल्लव शैली का प्रारंभ हुआ और पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए मंदिरों में व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं। इसमें 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहले महेंद्र समूह के मंदिर, फिर नरसिंह शासकों के हिसाब से पल्लव शासकों को बांटा गया है। पहले महेंद्र वर्मन थे तो महेंद्र समूह के मंदिर, है ना। महेंद्र समूह के मंदिर जो है यहाँ से शुरुआत होती है। चट्टानों को काटकर एकाश्म मंदिर बनाए जाते थे। महेंद्र समूह के मंदिर में चट्टानों को काटा जाता था और एकाश्म मंदिर बनाए जाते थे। इसके बाद इस मंदिरों को इस दौरान जो भी मंदिर बनते थे इनको मंडप कहा जाता था पल्लव काल में, ठीक है, मंडप कहा जाता था। इसके बाद नरसिंह मंदिर थे, नरसिंह आए, नरसिंह राजा नरसिंह वर्मन आए, तो नरसिंह वर्मन के समय चट्टानों को काटा जाता था और इन मंदिरों को रथ कहा जाता था। तो वहां पर आप देखते हैं सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। तो पल्लव में जो मंदिर एक ही पत्थर होता था, उसी पत्थर को काटते थे और काट करके उसी को हम रथ कहा जाता था, ठीक है। और महेंद्र समूह में उनको पहले मंडप कहते थे और नरसिंह समूह में उन्हीं को रथ कहा जाने लगा, ठीक है। तो मामल्लापुरम है, मामल्लापुरम में ये सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजसिंह है, राजसिंह शैली देखने को मिलती है। राजसिंह मंदिर के विकास के तीसरे चरण का नेतृत्व करते हैं और इनके द्वारा शिलाओं को काटा गया और काट करके वास्तविक संरचनाओं का निर्माण किया गया। जैसे महाबलीपुरम में एक आपका समुद्री तटीय मंदिर है जिसको हम शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और कांचीपुरम में कैलाश मंदिर भी है, ठीक है। इसके बाद जो है तमिलनाडु में पल्लव राजवंश के अंतर्गत प्राचीन पश्चिम शहर मामल्लापुरम है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं हमारे जो है राजसिंह शैली के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो है रथ मंदिर होते थे जिन्हें पंचरथ मैंने आपको बताया है कि धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ के तौर पे हम देखने को पाते हैं। और चट्टानों को काटकर बहुत सारी गुफाएं भी बनाई जाती थी, चाहे वो बराह गुफाएं हो, चाहे कृष्ण गुफाएं हो, पंच पांडव गुफाएं हो, महिषासुर मर्दिनी मंडप हो, ये सारे देखने को मिलती हैं। और साथ ही गंगा के अवतरण को भी दिखाया गया है पल्लव समूह में, और उसमें अर्जुन का भगीरथी को अर्जुन की तपस्या दिखाई गई है, भागीरथी की तपस्या दिखाई गई कई सारे पत्थरों को काट करके, ठीक है। लेकिन पल्लव के बाद जो है चोल शासकों के द्वारा एक विशेष प्रकार की शैली देखने को मिलती है जिसको हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। देखिए द्रविड़ शैली में जो आप एक बड़ा विमान सा देख रहे हैं, बड़ा शिखर देख रहे हैं, इसी को विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, नागर शैली में देखिए यहीं कहीं पर भी 4 दीवारी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब हम द्रविड़ मंदिरों को देखेंगे, द्रविड़ मंदिर 4 दीवारी से घिरे होते हैं। चारों तरफ 4 दीवारी होती है द्रविड़ मंदिरों में। क्या होती है? चारों तरफ 4 दीवारी होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? सामने एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है। कई बार आप जब जाएंगे दक्षिण भारत के मंदिर में, यदि समझ नहीं रखते तो हो सकता है प्रवेश द्वार को ही मंदिर आप समझ बैठे, जबकि वो प्रवेश द्वार होता है जिसको हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली पे एक विशाल प्रवेश द्वार होता है जिसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे गोपुरम का कॉन्सेप्ट है, इनमें गोपुरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिर भी पंचायतन शैली में बनाए जाते हैं, यानी 4 गौड़ देवता और एक मुख्य गौड़ देवता जो है रहते हैं, पंचायतन शैली पे वो भी बनाए जाते हैं। इसके बाद द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं पिरामिड नुमा शिखर होते हैं, जैसे इसमें भी देखते हैं पिरामिड नुमा शिखर है, वैसे वहां पर भी पिरामिड नुमा शिखर देखने को मिलते हैं। इन शिखरों को विमान कहा जाता है। वहां पे शिखर ना कह के हम विमान शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो विमान जो होते हैं आयताकार होते हैं। जैसे आप इसको देखते हैं ना, ये नुकीला है, ऊपर जाकर के धीरे धीरे नुकीले स्वरूप में पहुंच रहा है, गोलाकार है, वर्गाकार है, वैसे वो आयताकार होते हैं, ठीक है। आयताकार रूप में देखने को मिलते हैं और विमान के तौर पे हमें उन्हें देखा जाता है। इसको अष्टकोण शिखर के नाम से भी हम जानते हैं। तो नागर मंदिर में कलश जैसे होता है, वैसे वहां पर भी कलश होता है, अमलक होता है, सारी चीजें होती हैं। बस मुख्य मंदिर का शीर्ष को विमान कहा जाता है, इसमें शिखर कहा जाता है। यही द्रविड़ और नागर शैली में अंतर है। द्रविड़ शैली में गोपुरम होता है, विशाल प्रवेश द्वार होता है, चारों तरफ से 4 दीवारी होती है, पंचायतन शैली होती है, शिखर को विमान कहा जाता है, मंडप अर्ध मंडप वहां पर भी सारी वही चीजें होती हैं जो कि हम नागर शैली में देखते हैं। दोनों का समन्वय बेसर शैली कहलाता है। सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, उत्तर भारत में नागर शैली को देखने को मिलती है, और जो मध्य भारत का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये क्षेत्र जो चालुक्य शासकों का क्षेत्र था, वहां पर दोनों नागर और द्रविड़ के समन्वय को ही बेसर कला शैली कहते हैं, ठीक है। तो बेसर कला शैली कई शासकों के द्वारा जो है जोड़ी गई। एक चीज और देखिएगा, जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वहां पर बीच में विशाल जलाशय भी पाया जाता है, जो कि हमें नागर शैली के मंदिरों पे देखने को नहीं मिलता है,
तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में विशाल जलाशय होता है, नागर शैली के मंदिरों पर जलाशय देखने को नहीं मिलता है। अब उदाहरण के तौर पे कभी बृहदीश्वर मंदिर जाइए, द्रविड़ शैली का बहुत बड़ा राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था 1011 एडी में, ठीक है। और इसके बाद गंगई कोंडचोलपुरम के बारे में आपने सुना होगा, जब राजेंद्र प्रथम था उसने गंगा के डेल्टा को जीता था, पश्चिम बंगाल तक वो आया था, उसके बाद उसने गंगई कोंडचुरम मंदिर को जो है बनवाया और खुद की उपाधि भी धारण की गंगई चोलपुरम की। तो जो है बस आपको बस यही समझना है, एक जलाशय होता है, यहाँ पर जलाशय नहीं होता नागर शैली में। दूसरा, गर्भगृह वहाँ पर भी है, उपमंदिर वहाँ पर भी है, गोपुरम वहाँ पे अलग होता है, यहाँ गोपुरम का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रवेश द्वार का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जो है चोल मंदिर जो बने, जो द्रविड़ मंदिर बने, उसमें मूर्ति कला का भी एक विशेष कॉन्सेप्ट है। जैसे नटराज की मूर्ति वहां पर देखने को मिलती है, भगवान शिव की नटराज मुद्रा यानी तांडव करती हुई मुद्रा को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर विष्णु या भगवान शिव के मंदिरों को दिखाया गया है इस रूप में, वहाँ पे शिव के तांडव रूप को चोल मंदिरों में ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। तो इस रूप में हम इनको देख सकते हैं, यानी चोल मूर्ति कला का रूप भी द्रविड़ कला शैली की मंदिरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा नायक जो है शैली थी, इसको मदुरै शैली भी कहा जाता था, नायक शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इस्लामी प्रभाव बहुत ज़्यादा था और इस तरीके से द्रविड़ शैली के समान थी नायक शैली, लेकिन इसमें इस्लामिक प्रभाव था और कुछ विशेषताएं भी थी। जैसे गर्भगृह के चारों तरफ जो है बड़े बड़े गलियारे होते थे नायक शैली में, और साथ ही गोपुरम बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै का है, मीनाक्षी मंदिर जो है आपका नायक शासकों के द्वारा बनवाया गया है, तो द्रविड़ शैली का तो उदाहरण है, लेकिन विशिष्ट तौर पे देखें तो नायक शैली का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और नायक शैली में भी बारीक नक्काशी की जाती थी और बड़े स्तर पे जो है गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रांगण पाया जाता था। इसके बाद जो बेसर शैली है, तीसरी बड़ी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। बेसर शैली का उद्भव जो है मध्य भारत वाले क्षेत्र में हुआ। मध्य भारत मतलब कि जो चालुक्य शासकों का क्षेत्र था, तो 7वीं शताब्दी एडी में चालुक्य शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है और इस शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है और एक इसमें मिश्रित शैली के तौर पे भी इसको पाया जाता है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। विमान भी पाए जाते हैं, मंडप भी पाए जाते हैं, विमान और मंडप का महत्व ज्यादा होता है। खुले प्रदक्षिणा पथ होते हैं बेसर शैली में, खंभे, दरवाजे, छत और बारीक नक्काशी से सजाया जाता है बेसर शैली में, ठीक है। तो चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य वंश थे, उनका विशेष महत्व देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति बनाई गई है, एलोरा का कैलाश मंदिर। कभी भी एलोरा जनता जाएंगे, कैलाश मंदिर बेसर कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। होयसल वंश के शासक थे 1050 से 1100 एडी में, इनके द्वारा हेलेबिड में और बेलूर में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए हैं जो कि मंदिर स्थापत्य की बेसर कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नागर शैली का जो प्रभाव है वो बेसर शैली में देखने को मिलता है और द्रविड़ शैली का प्रभाव भी बेसर शैली में देखने को मिलता है। ये वर्गाकार आधार जो हम देखते हैं वो बेसर कला शैली में नागर कला शैली के गुण के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एहोल मंदिर आपका है, एहोल मंदिर के साथ साथ लड़खान मंदिर है, बादामी मंदिर है, ये सारे मंदिर आपके विशेष जो है मंदिर के तौर पे देखने को मिलते हैं बेसर कला शैली। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रमुख कला संस्कृतियों के बारे में समझने का प्रयास किया, नागर कला शैली, बेसर कला शैली और द्रविड़ कला शैली। इन सभी शैलियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि नागर कला शैली जो होती है, नागर कला शैली में मंदिर में मंडप, शिखर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मंडप 3 भागों में हो सकते हैं, अर्ध मंडप, मंडप और महामंडप, बीच में अंतराल होता है और इसके बाद नीचे गर्भगृह होता है, ठीक है। और पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। वहीं द्रविड़ कला शैली में 4 दीवारी होती है मंदिर के चारों तरफ, एक जलाशय होता है, पंचायतन शैली होती है, शिखर को विमान कहा जाता है, विमान जो है आयताकार या वर्गाकार हो सकता है और शिखर अलंकृत होता है। जिस तरीके से इसमें उपश्रृंग होते हैं वैसे वहां पर भी जो विमान होता है वो भी अलंकृत पाया जाता है। तो भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कंदरिया महादेव के इस मंदिर से हमने आपको एक व्यापक विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया। अब आप सभी लक्ष्मण मंदिर चलेंगे हमारे साथ और लक्ष्मण मंदिर से आपको मंदिर की व्यापक विशेषताओं को समझाने का हम प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंदिर में किस तरीके से एक व्यापकता है, भव्यता है
जो यहाँ पर हम देखते हैं कि नागारा जो शैली है, नागारा शैली में किस तरीके से जो तंत्र मंत्र है उसको दिखाया गया है और उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया गया है। खजुराहो स्मारक समूह के अंतर्गत अभी आप सभी हमारे साथ नागर कला शैली के विशिष्ट तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नागर कला शैली के विशिष्ट तत्वों को आपने कुछ हद तक समझा, बाह्य पक्षों को आपने देखने का प्रयास किया। हमने ये प्रयास किया कि किस तरीके से नागर कला शैली में किसी मंदिर के निर्माण करते हैं तो वहाँ पे शिखर, मंडप, अर्ध मंडप और जो गर्भगृह होता है या आमलक होता है, कलश होता है, किस तरीके से ग्रामेटिकल सेंस पे बनाया जाता है कोई भी मंदिर। आगे अभी हम द्रविड़ कला शैली और बेसर कला शैली के साथ साथ पल्लव स्थापत्य को भी समझेंगे, नायक कला शैली को भी समझेंगे और साथ ही विजयनगर साम्राज्य राजपूत शासकों के द्वारा, होयसल साम्राज्य के शासकों के द्वारा किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, इनको भी देखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि जो ये स्थापत्य आज से हजारों साल पहले बनाए गए, इनकी आंतरिक संरचना ये किस रूप में बनाई गई, इनका जो बाहर से एक विशाल स्वरूप देखने को मिलता है, इनके पीछे उनकी मनोवृत्ति कैसे थी। जैसे कि कंदरिया महादेव के इस पूरे मंदिर पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये नगारा कला शैली पर बनाई गई। अब नगारा कला शैली में ज्यादातर जो चित्रण है वो कामुकता को दिखाता है, वात्सायन के कामसूत्र से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, तांत्रिक प्रभाव का क्या कारण है, तो इन सभी विषय वस्तुओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप वास्तविकता से परिचित होंगे। एक चीज समझने का प्रयास करिए, हमारे हिंदू धर्म में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है या जो पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें सबसे अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और समझिए, मोक्ष को प्राप्त करने के कई मार्ग बताए गए, जिसमें से भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, और उसी में से तंत्रवाद भी एक बहुत प्रभावी मार्ग था। चाहे बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म में भी वज्र यानी शाखा है जिसमें तंत्रवाद प्रभावी रहा। तो निश्चित तौर पे ये जो खजुराहो स्थापत्य आप देख रहे हैं, चंदेल शासकों द्वारा जो ये बनाया गया, तत्कालीन समय में, तत्कालीन परिस्थितियों में तंत्रवाद से अछूता नहीं रहा। उसका स्वरूप हमें यहाँ पे दिखाई देता है और नगारा कला शैली में जाकर के हम इसे देखते हैं। तो प्रेम कुमार जी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उस समय जो शिल्पकार ये बना रहे थे, तांत्रिक प्रभाव को क्यों डालना चाहते थे इस स्थापत्य में, क्या इसके पीछे उनकी मंशा थी, और तांत्रिक प्रभाव तत्कालीन समय में बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम मानते हैं। आज भी हमारा भारत देश के विभिन्न हिस्सों में तंत्रवाद का प्रभाव आज भी माना जाता है, क्योंकि जब संस्कृति की कोई विषय हिस्सा होता है तो समय और परिस्थितियों के साथ वो किसी न किसी रूप में आपके साथ बना रहता है, तब बहुत प्रभावी रहा होगा। लेकिन इसके पीछे ये जो नगारा कला संस्कृति हम देखते हैं, कामुकता और वात्सायन का काम सूत्र देखते हैं, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन क्या था, तार्किक कारण क्या था, वैज्ञानिक कारण क्या था, ये आपसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जी देखिए सर, ये जो मंदिर है, हम लोग साथ साथ मंदिर के आंतरिक हिस्से में भी प्रवेश करेंगे ताकि बहुत बारीकी से आपको ये दिखा सके और आप इसे समझा सकें। नहीं नहीं देखिए सर, ये जो मंदिर है, इन मंदिरों में उस समय जब ये मंदिर बना, जिसे 10th सेंचुरी का मंदिर है जी, उस समय जो भी सोसाइटी में था वो यहाँ पर मॉडर्न वर्ड के माध्यम से, मेथडों के माध्यम से कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मैं इसका जिक्र मैंने किया था यहाँ पर जी। तो हम लोग इन मंदिरों में बहुत सारे इमेजेस देखेंगे जो हमें कुछ नॉर्मल जी, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन इस विशेष प्रकार के इमेजेस आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोग एरोटिक इमेजेस जी सवाल उठता है क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे थॉट्स अलग अलग जी, लेकिन जो मेन कारण था वो था जी वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जी देखिए, किसी भी मोक्ष प्राप्ति मार्ग का बेसिक नीति होता है कि आदमी को एक्टिवेट करते हैं जेंटल ऑर्डर में पास है एक हिडन पावर, जिसे शक्ति का नाम भी दिया गया है, और यहाँ क्राउन चक्र पर शिव जी का वास होता है। अगर आप इन दो पावर्स को यूनाइट कर दीजिए तो जी, कुंडलनियों का जो एक पूरा जी 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 जी
उसकी ही प्रगति करा के हाँ। अर्जुन चक्र तक ले जाए डिफरेंट लाइफ तो कुंडली एक्टिवेट करने के तो अलग अलग मार्गों में चलो जा रहे हैं चला उधर चलो उधर चलेंगे नीचे करेंगे नीचे हाँ पार्क में चल पार्क यानी ये क्या सोसाइटी में इस समय इस तरीके की चीजें मान्यता प्राप्त हुई, जैसे कि आज के समय में कामुकता और काम सूत्र को लेकर के हमारी सोसाइटी कहीं न कहीं पे रेडिकल हो चुकी है। हमारे समाज में इन चीजों को बहुत ज्यादा ऐसा मान के चला जाता है कि इन विषयों पर हम बातचीत भी नहीं करते। तो क्या हमारा समाज इस समय इतने, मैं इसको किसी भी रूप में हम देख सकते हैं, ये सभ्यता का भी प्रतीक हो सकता है और नजरिए के हिसाब से देखें तो उस समय हम दूसरे आधुनिक जैसे वर्तमान में इसको हम मानते हैं। तो क्या उस समय इतनी व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त थी कि समाज में लोग इन सब चीजों को स्वीकार करते थे? जी हाँ बिल्कुल ऐसा था जी एक समुदाय था जो कुंडली का एक्टिवेशन जी कटन को तांत्रिक कहा गया और इनका गौठक कालीन जी जी रात भर वो लोग वहाँ से यहाँ पर आते थे उस तांत्रिक कुंडली एक्टिवेट हो जाती थी आदिवासी की प्लेसें मंदिरों की प्लेसें उनके लिए उनकी साधनाओं की और इसमें जैसे आगे यदि आप इसको डीपली पढ़ेंगे जी तो पाएंगे बड़े कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं होता आप कैसे पहचानेंगे कॉमर्स होते हैं जी तो जब ये कार्विंग हो रही थी केन नदी पर जैसे कि बताया था तो कार्वर्ड के सभी कंसेप्ट की कल्पना के बहुत सारे उससे नहीं होने पॉसिबल नहीं होती जैसे तंत्र की कपल यदि आप किसी मूर्ति में कपल से ज़्यादा सेक्सुअल इंटरफेयर देखते हैं तो तांत्रिक कपल है जी और यदि किसी मूर्ति में भी कपल सेक्सुअल इंटरफेयर और आपको दिमाग में रखना चाहिए जैसे लेजर या ऑपरेशन के लिए ठीक है मैजिक की पावर जैसे कि ये सभी सामने की आप देख रहे हैं कि जो वेग आप देख रहे हैं लोअर माइंड में रहता है ये कामा शुरू है जी जी तो माइंड में मेरा पॉइंट देखिए ये काम शुरू होता है मैं कॉर्नर पर मैं इसे ये काम आइए मैं आपको तांत्रिक इमेज दिखाता हूँ थोड़ा दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे ये देखिए मध्य दीवार पर देखिए कल्पना यहाँ होती है यहाँ जो पॉइंट है कि दृश्य एक्सप्रेशन बहुत शांत है लेकिन तांत्रिक इमेज ये डीप ब्रीदिंग जिसको बोल सकते हैं आप और ये एक्सप्रेस बोल सकते हैं जिसको परमानंद बोल सकते हैं इसको यहाँ पे तो काम से समाधि के साथ होने का काम किया है अब यहाँ पे एक प्रश्न मेरा स्वाभाविक है पूछना कि जब हमारे हजारों साल पहले इसको इतनी व्यापक स्तर की मान्यता प्राप्त थी तो आज ये प्रासंगिक क्यों नहीं रह गया? समाज ने कैसे इसको अस्वीकार कर दिया? देखिए ये इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है बहुत देखिए ये जो तांत्रिक एक्टिविटी आए चक्रों का एक्टिवेट करने की जी और बहुत लाइट वेट जी और उस मार्ग पर लग जाकर लोग कुछ अन्य चीज़ें कर रहे हैं मिसयूज जी इसलिए तो जो मुझे समझ में आ रहा है सर की बातों से कि जो ये एक प्रक्रिया हमारे आत्म विकास के लिए थी, इसका विकृत रूप समाज में देखने को मिला और मुझे लगता है हो सकता है तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं का भी प्रादुर्भाव रहा हुआ और इसका विकृत रूप इस रूप में आ गया हो कि धीरे धीरे फिर ये समाज ने अस्वीकार कर दिया हो। देखिए उस समय जो सोसाइटी थी उसमें 80% लोग इस चीज़ को मानते थे जी 80% एक सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। मान्यता प्राप्त थी तो उस जमाने में इसको गलत नहीं समझा जाता क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है हाँ जी जी बिल्कुल क्या गलत है क्या सही है उसी तरीके से ये
ग्रेट रेवोल्यूशन था हमारी सोसाइटी में जो आज हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और हमें इनसे सीखना चाहिए। एक शायद आप जानते हो राजा रवि वर्मा के नाम से एक बड़े चित्रकार भारत में हुए हैं जिन्होंने इन सब चीजों को लेकर के भी कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं पे आज जो हमारा दृष्टिकोण बदला है, अब इस दृष्टिकोण को समझने की तरीके हैं। यदि हम अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करें और इस कल्चर में हम ये समझने का प्रयास करें कि इस कल्चर ने हमें एक सकारात्मकता दी है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता के भाव को विकसित करने का प्रयास किया है, ना कि ये हमें वर्तमान के इस विकृत रूप के तौर पे, तो ये एक संकुचित मानसिकता ने आज हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये एक संकीर्ण और यहीं पे कहीं ना कहीं पे एक असफलता भी हम लोग की है कि हम इसको सब तक पहुंचा भी नहीं पा रहे। देखिए आपने उसको जी जी बिल्कुल, संभोग से संभोग से समाधि तक बात की। जी जी सर वही ये चीज है जी कुछ उस जमाने में ऐसा सोचा जाता जी जी पर किसी जो हुआ हाँ, समय चेंज हुआ समय चेंज हुआ और समाज के हर व्यक्ति ने इसको समझ नहीं पाए, समझ है ना, नहीं इस पाए। पद्धति तक पहुंच उससे नहीं पाए, misuse भी बहुत मिसयूज किया। नहीं, बिल्कुल। अभी भी सर जो धर्म का रूप है हर जगह पे पवित्र नहीं है, सुचिता नहीं है। धर्म के नाम पर आज भी कई जगह पे कई सारी चीजें हम देखने को पाते हैं, विकृतियां सामने आती हैं। तो शायद वही कारण रहा होगा कि लोग फिर इससे डिसकंटिन्यू होते चले गए और कल्चर ने दूसरे रूप को अडॉप्ट कर लिया। फिर इस्लाम का आगमन भी एक बहुत बड़ा कारण था। भारत में इस्लाम का आगमन हो गया, हो सकता है उसके कारण भी ये तत्व दब गया, क्योंकि महमूद गजनवी का आक्रमण समकालीन समय में संभवतः हुआ थी। यहाँ पे राजा विद्याधर से मैं यहाँ नहीं घूम के तो गए घूम के वापस आ गए आइए देखते हैं आगे की महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ तो क्या कलिंगर क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव रहा, क्या राजा विद्याधर, चूंकि वो बहुत ज्यादा महमूद गजनवी के खिलाफ है, उन्होंने सभी को संगठित करने का भी प्रयास किया। तो आशुतोष महमूद गजनवी को उस आक्रमण में सफलता मिली या फिर? लेकिन महमूद गजनवी ने जब इन्वेट किया उसमें राजा थे और अन्य राज्यों में बहुत सारे अन्य राजा भी थे, तो सभी ने मिलकर उसको बजट दिया। उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने कंदारिया मंदिर बनवाया। जी अच्छा, राजा विद्याधर के द्वारा हाँ कंदरिया महादेव बनाया। इसका अर्थ ये है कि जब उसने इन्वेट किया जी तो वो मंदिर नहीं जी अच्छा, तो ये जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है तो ये भी एक क्रमिक विकास है, और ये जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा सिस्टमेटिक है, तो ये कैसे डेवलप हो गया, मतलब इसको किसने डिजाइन किया, क्या पहले कोई डिजाइन तैयार हो चुका था या फिर आकस्मिक ये बनते चले गए एक पर्टिकुलर? देखिए ये मंदिर जब कोई डायनेस्टी कोई राजा राज करते थे तो एक मंदिर बनवाया, दो या किसी ने तीन बनवाए, फिर अन्य राजा आए उसी डायनेस्टी के, जब तक वो एक या दो मंदिर बनवा रहे मुझे नहीं लगता था कि कुछ किया। ये उनका एक प्रोस्पेक्टिव आपने बहुत अच्छा उठाया ये, और मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है चूंकि समकालीन समाज में रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मंदिर निर्माण से सामाजिक संस्कृति और समाज को लेकर के एक बल तो प्रदान होता है, लेकिन इससे कितने बड़े स्तर का रोजगार प्राप्त हुआ होगा। तो राजाओं के द्वारा ये जो स्थापत्य बनाए गए, स्कल्पचर बनाए गए, इसके पीछे का एक अहम कारण ये भी था कि इकोनॉमी को हम जनरेट कर सकें, लोगों को आपस में जाकर के जोड़ सकें, एक जगह गेदर कर सकें, उनके इमोशंस को एकत्रित कर सकें और साथ ही रोजगार सृजन भी कर सकें, है ना जी। तो अब आगे हम चाहते हैं आपसे कि इसके बारे में जो ये यहाँ पे बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि पशुओं को भी बनाया गया है, तो इनके पीछे भी कोई कारण है या फिर ये स्वाभाविक बनाए गए हैं? जैसे हाथी ही हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हाथी देख रहे हैं उनके साथ में एक महावत भी दिखाया गया है। जी अच्छा, महावत टीच कर रहा है। जी जी तो मैंने बताया था कि जो सोसाइटी में दृश्य देखे जाते थे जी वो कार्ड किए गए हैं, तो उनका चित्रण है कुछ न कुछ चीज करके उसको कार्ड किया गया है। देखिए जैसे और देख लेते हैं, देखिए हाँ जैसे ये देखिए इसमें ये कामसूत्र है बीच में, और ठीक है, जहाँ पे कपल है वहाँ पे कामासूत्रा इमेज है, और जहाँ पे कपल से ज्यादा लोग हैं वहाँ पर तांत्रिक इमेज है, जो कि एक साधना के तौर पे हम देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे कामासूत्रा इमेज जो है वो एक तरीके से आपकी कामुकता को या फिर कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए हाँ उसको लेकर के दिखाया गया। और वास्य ने किताब भी लिखी थी अपने पास पहले से अपनी शताब्दी के लिए। जी जी उसी पर आधारित है कि चीज प्लेजर के लिए है और वो काम अद्भुत साधना है जी, वो आध्यात्म वो चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए उनका पर्पज प्लेजर का भी है। जी
उनका ऐसा सोच था। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर मंदिरों में दिखाया गया है, कहीं पे कहीं ये दावा सूत्रा एक्टिविटी हो रही है, कहीं शिकार हो रहा है, कहीं पे अपनी इसकी लड़ी जा रही है। यानी कि उस समय तत्कालीन समय में राजाओं के द्वारा जो युद्ध का एक बहुत बड़ा उनका कॉन्सेप्ट था, शिकार करने का था, उसको भी मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार मंदिर को हम अंदर से यदि हम इसको भी देखना आइए तो ये अंदर जो हम चल रहे हैं ये आपका आपने जो बताया इसको जगती बोलते हैं। हाँ, ये जगती है, यही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं और इसके चारों तरफ ये प्रदक्षिणा पथ है। इसके अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगा प्रदक्षिणा पथ। हम अभी जगती पर चल रहे हैं। प्रदक्षिणा पथ आंतरिक भाग है इसका। जी जी हम लोग अभी मंदिर के बाहर हैं। जी तो हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर, आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। जी ये देखिए बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर है। ये सारा सैंडस्टोन का बना हुआ है। इस मंदिर का वर्तमान में 90% पार्ट ओरिजिनल है, 10% पे कुछ नया पत्थर आया है। अच्छा, देखिए मतलब ये भी हाँ, ये देख रहे हैं, ये बाद में रिनोवेट किया जा रहा है। रिनोवेट किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, जूते उतार देते हैं यहाँ पर। हालांकि ये वर्किंग टेम्पल तो नहीं है, फिर भी रिस्पेक्ट के लिए जूते उतार करके इसके अंदर के भागों को देखते हैं। विभिन्न जो मंडप होते हैं नागर शैली में, उनको जानते हैं। देखिए ये आपका जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका अर्ध मंडप है। मंडप है। ये अर्ध मंडप है। ऊपर का जो आप ये मकर तोरण बना हुआ है। जी, ये एक तरीके से मेहराबदार आकृति है, इसको हम तोरण कहते हैं। मकर का सर अर्थ होता है मगर। देखिए क्रोकोडाइल के रूप में दोनों साइड। जी जी ठीक है, मकर। और ये गंगा नदी के वाहन है। गंगा जल को एक आर्च के रूप में उड़ीन रहे, कुछ ऐसा शो किया गया है। हम लोग आगे शिफ्ट हो गए, सिंबॉलिक है। यानी यहाँ पर देखिए गंगा का महत्व को दिखाया गया है कि माँ गंगा का जो वाहन है मगर है, और जो ये मेहराब बनाया गया है, तोरण बनाया गया है, एक तरीके से पवित्रता का प्रतीक है कि किस तरीके से हमारे द्वारा जब इसको प्रवेश किया जा रहा है तो गंगा के महत्व को भी इस मंदिर में हमें दिखाया गया है ना। तो गंगा उस समय भी पवित्रतम नदी तो सदियों से रही है और उसका महत्व शासकों के द्वारा हमेशा समझा गया। और आइए अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये अर्ध मंडप का पहला भाग। जी, ये अर्ध मंडप का हिस्सा है। ठीक है इस पिलर से लेकर के ये आयरन गेट जो लगा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है जी, आगे लगाया गया है। जी ये सेकंड हॉल, इसका नाम मंडप है। मंडप है। टावर इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखिए सिलाली के ट्रांसलेशन आपको बोल रहा हूँ, जो कि रिपोर्ट कर रही है पुरातत्व के द्वारा। ये प्राकृत भाषा है। हाँ, ये प्राकृत भाषा आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, पाली लिपि के बारे में पढ़ा होगा। तो जो प्राकृत भाषा है वो स्क्रिप्ट ये है, और इसकी स्क्रिप्ट जो थी ये खरोष्टी थी, या फिर दाएं से बाएं लिखते थे या बाएं से दाएं लिखते, लेफ्ट टू राइट लिखते थे। जो अभी हम देवनागरी लिखते हैं सेम वैसे देवनागरी स्क्रिप्ट थी। देवनागरी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। खरोष्टी शायद वो अशोक वगैरह, सम्राट अशोक के आरामाई और हात उचलत ना, मला पण असं दुखतं. तो मैं इनके ट्रांसलेशन आपको बोल रहा हूँ। हाँ। पुरातत्व के पास सुरक्षित है। जी जी, यानी ये डिकोड हो चुकी है, प्राकृत तो डिकोड है। जी अरे बोलिए, कहाँ पर बोले? माने महामंडप है। और ये जो हमने 4 भाग देखे, अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप और फिर ये गर्भगृह रहेगा। तो यहाँ पे क्या कोई हायरार्की क्रिएट की जाती थी कि यहाँ पे पूजन घर में शासक ही आएंगे या फिर कुछ ऐसी हायरार्की? ये पुरोहित वर्ग जो होता था। तो देखिए कहीं ना कहीं पे जो समाज में हम श्रेणीकरण देखते हैं वर्ण व्यवस्था में पुरोहित वर्ग को हमने जो है एक तरीके से महामंडप के नीचे चिड़िया है, चिड़िया चमगादड़ हाँ समाज वर्ग की यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज बता रहा हूँ। ये गर्भगृह है जहाँ पर जो देवता है उनका निवास होता है गर्भगृह में, और गर्भगृह के ऊपर ही भगवान एक शिखर है। लेकिन ये बीच में जो ये आपको जगह मिलती है, एक गैलरी मिलती है जिसमें हम गर्भगृह तक जाते हैं, इसको ही अंतराल कहा है। इस पिलर से लेकर के ये हिस्सा आपका अंतराल का हिस्सा है, और ये हिस्सा हमारा महामंडप का हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है। और गर्भगृह के अंदर आपका फिर ऊपर ऊर्ध्वाधर शिखर है। और सर मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, अशोक मंदिर की ये विशेषता है जी। आप इस मंदिर के अंदर किसी भी टाइम आए, सनराइज टू सनसेट, यदि आपको बाहर प्रकाश
देखता है तो ये आइकॉन पर भी प्रकाश पहुंचेगा। हाँ, ये देखिए बहुत बड़ी विशेषता है कि इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि मंदिर के अंदर सूर्य का प्रकाश जब तक सूर्य है तब तक आए। और सबसे अच्छी बात सबने हमें ये बताई कि ये सभी मंदिर ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है सभी मंदिर। और यहाँ पे जो मंदिर है वो 3 श्रेणियों में बने हुए हैं। एक तो पश्चिमी जो है क्षेत्र में बने हुए, पश्चिमी समूह में बने हुए। उसी समूह में हम लोग, हाँ, पश्चिमी समूह में सबसे ज्यादा मंदिर हैं आपके। कंदरिया महादेव का मंदिर भी पश्चिमी समूह के मंदिर में ही आता है। और ये भी उसी। हाँ, इसके बाद पूर्वी समूह के मंदिर हैं और फिर आपके दक्षिणी समूह के मंदिर हैं। उत्तरी समूह में कोई मंदिर यहाँ नहीं है। सभी मंदिर ईस्ट फेसिंग है और इसके कारण से केवल जो आराध्य है, हाँ, जो जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर, केवल एक मंदिर को छोड़कर के, चतुर्भुज मंदिर को छोड़कर, वो वेस्ट को फेस करता है, खाली एक मंदिर छोड़कर के बाकी सारे ईस्ट को फेस करते हैं। तो मैं सर एक थोड़ा सा आपसे यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी लिस्ट सूरज की रोशनी जैसे कि जब तक सूरज है। जी, आपके मंदिर आपके भूमि से बाहर हमारी वास्तुकला जो है जी, महादेव मंदिर, जी, जगदम्बा मंदिर, चित्रकूट मंदिर, पंखा विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, नंदी मंदिर, योगी मंदिर, ये वैष्णव समूह के मंदिर हैं। वैष्णव रूप में आते हैं। वैष्णव पश्चिमी सारी जगह भूमि से वो मंदिर आते हैं, उनके नाम है आश्रमनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, जवाहर मंदिर, वामन मंदिर और घंटाई मंदिर। तो जैसा कि नाम में आपने पांचवां था, मुझे लगता है कि ये जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर होंगे। पिछले सेंचुरी राजा के हिंदू धर्म का नाम था जी, आगे उनकी भूमि की पूजी आपकी मंदिर बनाने की बनाए गए। तो ये धर्म को मैं पर दिया जी, जो पश्चिमी समूह में हमें जो कामा सूत्र है काम करते हैं, तो उनको छोड़कर के बाकी ठीक से है वहाँ पर। और दूसरा बात ये है कि सेंटर में हमारी जैन आइकॉन है जी, और चारों तरफ इसी तरीके का डायरेक्शन है कि 2 प्रकार के छोड़ के चारों को सामने जी, ये दोनों इमेजेस हमें जैनिज्म टेंपल में नहीं मिलते हैं। बाकी ठीक उसकी तीन से लेकिन वहाँ पे जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कि जो जीव होते हैं यानी जो तीर्थंकर होते हैं उनको ईश्वर से ऊपर रखा जाता है ना। तो वहाँ पे ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। जी, अब यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ भी हम देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये एकात्म पत्थर है या फिर ये भी बलुआ स्टोन, ये भी स्टोन है, सैंडस्टोन, कोई भी स्टोन, ये सारा सैंडस्टोन है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। ये भी एकात्म है या फिर ऐसा ये एकाश में देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है जी, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा इस पॉइंट तक जी, ये एकाश है, ये सारी उसी में कहानी की है। इसमें कुछ ये बीच बीच में ये अलग सेपरेट है, ये जुड़े हुए हैं। जी, देखिए मैं आपको सबूत दिखा दूं, वो देखिए हाँ, होल है वहाँ पर, जैसे ये पूरा एक पत्थर था, इसमें ये कार्विंग इसी पत्थर में है, ये बीच में जो इमेज लगे हुए हैं वो फंसाए गए, जैसे वहाँ होल है, इसमें भी होल है। हाँ, तो ये डैमेज है, हो गया ये है, है, हाँ ये है। चलिए, ये प्रदक्षिणा पथ है आपका। हाँ, ये प्रदक्षिणा पर प्रदक्षिणा पथ को भी इन्होंने मतलब यहाँ पे एक सेपरेट इसके पीछे कि लोग गैदर होकर के यहाँ पे खड़े हो सकें या कुछ, या फिर एक डिजाइन के तौर पे है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की जो परिक्रमा पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर होती है, तो उस मेन आइकॉन या मेन आइकन की अगर हम चारों तरफ से परिक्रमा कर ले तो हमें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ले। तो परिक्रमा करने के लिए ये जगह बनाई गई है और इसमें भी यहाँ पर कुछ इमेजेस मिल जाती हैं बहुत सारे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। तो 8 दिशा का डेपिक्शन वैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से 10 दिशा का डेपिक्शन किया गया, तो उनको छोड़कर के बाकी डायरेक्शन रीडिंग भी यहाँ पर बनाया गया है। जैसे ये इमेजेस होंगी, तो ये तो आपकी कामसूत्र से जुड़ी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट ये इमेज है इसको हम यहाँ किस तरह अंदर की रिप्रेजेंट तरफ, करते हैं। अंदर की तरफ आपको इस तरह की इमेजेस उनकी विक्टम में जी, ये आपको बाहर की दीवार पर, तो इंडिपेंडेंट इमेज आपकी किस चीज को मेंशन करती है? जैसे कि ये इंडिपेंडेंट इमेज ये देखिए, ये यक्ष यक्षिणी है या ये वास्तव में आप समाओं की कुछ इमेजेस यहाँ पर काट किए गए हैं। ये विष्णु जी का एक रूप है,
ये डिवाइन फिगर है। जी जी जी। यहाँ पर भी डिवाइन फिगर भी है और मॉडल वर्ड की दो हाथों वाला ये किसी नायिका का इमेज होगा, इसको काम किया गया है। देखिए अलग से ये दिव्य मूर्ति है जी ये कुबेर की प्रतिमा है, ये निशान है यहाँ पर, और ये देवी माता है। ये बहुत सारी दिव्य मूर्तियों को यानी कि एक तरीके से समाज में मतलब मातृ सत्तात्मकता भी देखने को मिलती है, देवता के साथ देवी को भी पूजने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो यहाँ से आपका प्रदक्षिणा कंप्लीट होकर के फिर यहाँ से आपका ये हम लोग बाहर यहाँ पे दो देवता हमें एक हमारे दाहिने हिस्से में और बाएं हिस्से में मिलते हैं, इनका भी कुछ विशेष आते महत्व है। हैं। ये वामन जी की प्रतिमा थी, पांचवें अवतार थे विष्णु जी के। जी जी उनको दिखाया गया है। और यहाँ पर भी ये देखिए ये टूटा हुआ है, कुछ लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर। ये शिव जी की प्रतिमा है। ये बहुत सारी प्रतिमाएं आप यहाँ पर अंदर भी पाते हैं। बहुत सारी डिवाइन फिगर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। वॉटर वर्ल्ड की भी सभी प्रकार के, इसके केवल एरोटिक यूजेस बाकी सभी प्रकार के मिलेंगे। आइए हम चलते हैं बाहर की तरफ, जो देखते हैं कि सामने जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से पंचायतन विधि, यहाँ से हम देखिए देख रहे हैं पंचायत से भी ये होता है, जो भी देवता इसमें मंदिर में होते हैं सामने पत्नी या वाहन के लिए मंदिर पाया। ये वाहन मंदिर है। देखिए अगर यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म अच्छा यहाँ पे इमेज है ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन देवता का, और उनका कोई दूसरा फॉर्म है तो फिर वाहन। जैसे मान लीजिए और दूसरा लिंगम फॉर्म। अच्छा यदि यहाँ पर लिंगम फॉर्म होता है तो वहाँ पर नंदी, वहाँ पे नहीं। यहाँ पर यदि ह्यूमन फॉर्म होता है तो वहाँ पावर। ओके ठीक इस है। रूल को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी आप लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं और नागर कला शैली में ये चीज आप लोग को शायद समझ में ना आए, आज आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यहाँ पे सर के द्वारा दो चीजें बताई गई कि मान लीजिए हम भगवान शिव का उदाहरण लेते हैं, तो यदि भगवान शिव ईश्वरीय मानवीय रूप में है तो यहाँ पर आपका वाहन होगा या उनकी पत्नी होंगी, और यदि भगवान शिव लिंग के तौर पे हैं तो यहाँ पे उनके वाहन नंदी होगा। और यदि ये दूसरे देवता के तौर पे हम देखें आगे भगवान विष्णु का कोई यहाँ पे देखिए ये तो विष्णु जी का ह्यूमन फॉर्म है, तो यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं यहाँ पर, और दूसरा उनका कोई यदि दूसरा फॉर्म होता है यदि तो वहाँ वाहन भारतीय संविधान जो ये जितना भी कल्चर हुआ है ये संबल्ड किया होगा। देखिए सर जी, तो इसको हम बाद में थोड़ा सा देखें क्योंकि तो इसमें भी कुछ पत्थर नहीं लगाए गए, तो ये भी नहीं लगा, ये 10% लगा, ये इधर की तरफ। और फिर देखिए इधर भी देखिए तो ये 2-3 पत्थर ये लगे, तो सामने भी थोड़ा सा उसमें भी देखिए कुछ नया देख रहा है। अगर हम इस पूरे मंदिर लक्ष्मण मंदिर के सारे ये तो करीब 10% नया पत्थर, ये आजू बाजू में भी नया ही है। चलिए आपसे चल रहा है कंधारिया महादेव मंदिर। काट तो भारत दर्शन के इस अंक में आप सभी ने भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत की वास्तुकला के अंतर्गत आपने मंदिर स्थापत्य को पढ़ा। मैंने प्रयास किया कि आप सभी को एक विशाल प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार एक विशाल प्रांगण में मंदिर हैं जो कि समान विशेषताएं रखते हैं। और इन मंदिर में जो है इसके माध्यम से हमने नागर कला शैली, द्रविड़ कला शैली और बेसर कला शैली को समझने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपकी परीक्षाओं में ये सबसे एक महत्वपूर्ण विषय था जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में सब जगह काम आएगा। आप इस एपिसोड को 1 से 2 बार देखिएगा और इसको समग्र भारत में पहुंचाने का प्रयास करिएगा। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। भारत दर्शन के कार्यक्रम के तहत मैं आप सभी को भारत की सभी साइटों में जा कर के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक हर तरीके से आपके पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को लगातार जो है पूरा कंप्लीट कराऊंगा और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। बस आपका एक ही काम है, इसको समग्र भारत में पहुंचाना। धन्यवाद।